अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा आर्टिकल है न्यूक्लियर फिशन का। सो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिशन को स्टार्ट करने से पहले एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताए चलता हूँ। आज तक आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन की बहुत सी रिसर्च, बहुत सी इक्वेशंस के बारे में ज़रूर सुना होगा कि किस तरह से इनकी थेरीज, ब्लैक होल और स्पेस में थेरी ऑफ रिलेटिविटी किस तरह काम कर रही है। ये सारी बातें आपने कहीं ना कहीं कुछ वीडियोस में, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में ज़रूर सुनी होंगी। लेकिन आज हम आइंस्टाइन की एक छोटी सी गलती से स्टार्ट करते हैं। आइंस्टाइन ने बोला, देयर इज नॉट द स्लाइटेस्ट इंडिकेशन दैट एनर्जी विल एवर बी ऑब्टेनेबल फ्रॉम द एटम। इन्होंने कहा कि ऐसा पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि एटम को ब्रेक करके आप उसके अंदर से एनर्जी निकाल लो। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स, इंसानों की फितरत है कि उनको जिस काम से रोका जाता है वो वही करते हैं। और हुआ भी कुछ यूं कि जैसे ही आइंस्टाइन ने ये कोटेशन दी, उसके बाद सारे के सारे साइंटिस्ट जो न्यूक्लियर फिजिक्स पे काम कर रहे थे, इसी पॉइंट के ऊपर रिसर्च करना शुरू हो गए कि किसी तरह हम एटम को ब्रेक करें, न्यूक्लियस को ब्रेक करें। और उसके अंदर फिर देखते हैं कि जब हम न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे तो क्या हमें एनर्जी मिलती है या नहीं मिलती। स्टूडेंट्स, मैं इसको गलती तो नहीं कहता। मुझे ये लगता है कि शायद उन्होंने जानबूझ के ये स्टेटमेंट, ये कोटेशन दी जस्ट फॉर द सेक कि शायद उनको इल्म हो गया होगा कि अगर हम न्यूक्लियस को ब्रेक करें तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी और शायद कहीं ह्यूमन बींग्स एक दूसरे का नुकसान करना शुरू कर देंगे। और हुआ भी कुछ इस तरह कि आपको पता है कि जिस तरह एटॉमिक बम के फिर एक इंसिडेंट हुआ जापान के ऊपर, और जिस तरह तबाही है वो आज तक हमें देखने को मिलती है। वो अलग बात है कि ह्यूमैनिटी का दर्स देने वाले ही ह्यूमैनिटी को बर्बाद करके आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो बहरहाल स्टूडेंट्स, हम टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि there is not the slightest indication that energy will ever be obtainable from the atom. So हम फर्स्ट स्लाइड से शुरू करते हैं कि एटम को या न्यूक्लियस को किस तरह से ब्रेक किया जाता है और उससे फिर कितनी एनर्जी निकलती है, हम इसके बारे में बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है आज का फिशन रिएक्शन का। और ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में ये फिशन रिएक्शन इंक्लूड होता है, क्योंकि आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी या स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिविटी खुद से होती रहती है और एटम अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी के जोन में दाखिल हो जाता है। ऑलराइट, सो वो जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है वो इतनी ज्यादा डेंजरस नहीं होती स्टूडेंट्स हमारे लिए, जितनी ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी हमारे लिए नुकसानदेह होती है। सो स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में किया क्या जाता है, एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्टूडेंट्स बम्बार्ड किया जाता है एक न्यूक्लियस के ऊपर। ऑलराइट, और इस न्यूक्लियस को एब्जॉर्ब करके वो जो इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। और याद रखिएगा, जैसे ही अनस्टेबल होता है वो अपने आप की पार्टीशन करता है, अपने आप को ब्रेक करता है छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, और इसके रिजल्ट में इनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी बाहर निकलती है स्टूडेंट्स। सो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इट इज द ब्रेकिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस दैट्स मीन बड़े से न्यूक्लियस को ब्रेक किया जाता है बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन इनटू टू अप्रोक्सीमेटली सेम साइज न्यूक्लाई। सो पेरेंट न्यूक्लाई के ऊपर हम न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं, वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होता है, पेरेंट न्यूक्लाई एब्जॉर्ब करता है। और जैसे ही वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, ऑब्वियसली प्रोटॉन न्यूट्रॉन की रेशो में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। और जैसे ही स्टूडेंट्स ये डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, एटम अनस्टेबल से स्टेबल होना चाहता है। और अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए उसको एक ही रास्ता मिलता है कि वो अपने आप को ब्रेक करता है, पार्टीशन करता है अपने आप की, और डिफरेंट तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में वो अपने आप को डिवाइड करके लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को निकाल लेता है। सो स्टूडेंट्स, एनर्जी की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस तरह के छोटे छोटे ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कौन से न्यूक्लाई न्यू फॉर्मेशन में आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्रोटॉन नंबर। हमें न्यू एलिमेंट या न्यू एटम्स कौन से देखने को मिलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इस डायग्राम से। सो स्टूडेंट्स, आपके पास ये नज़र आ रहा होगा इंसिडेंट न्यूट्रॉन है, ये एक न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड किया है, इसी न्यूक्लियस को एब्जॉर्ब करके ये अनस्टेबल हो गया है, अपने आप को सेपरेट करता है। और जब स्टूडेंट्स वो सेपरेट करता है तो आप देखते हैं, ज़रा प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, आपको न्यूट्रॉन एक बम्बार्ड करवा रहे हैं स्टूडेंट्स। हम कितने बम्बार्ड करवा रहे हैं? एक।
इस फिशन रिएक्शन में हमें एक न्यूट्रॉन से कितने न्यूट्रॉन मिल रहे हैं स्टूडेंट्स? 1 2 3 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं स्टूडेंट्स। और याद रहे ये जो 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं ये इंसिडेंट न्यूट्रॉन की निस्बत अगर उसको कंपेयर किया जाए इंसिडेंट न्यूट्रॉन से तो इनके पास ज्यादा एनर्जी होती है, ये ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से आगे मूव करते हैं एज कंपेयर टू द इंसिडेंट न्यूट्रॉन। ऑल क्लियर स्टूडेंट्स? अब जरा देखें, अगर एक न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन को निकाल रहा है, एक न्यूट्रॉन एक एटम को हिट करता है, वहां से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। और इसी तरह अगर ये 3 फर्दर ये एक न्यूट्रॉन को हिट करेगा स्टूडेंट, तो यहां से कितने निकलेंगे? 3 और न्यूट्रॉन निकल आएंगे। ये जब हिट करेगा इसको तो यहां से स्टूडेंट 3 और न्यूट्रॉन निकल आएंगे। यहां पे हिट करेगा तो 3 और न्यूट्रॉन निकल आएंगे। इसका मतलब है 1 × 3 3, 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई 3 करो, फिर मल्टीप्लाई 3 करो, तो ये जो रिएक्शन है ये आपकी रेंज से बाहर निकलने लगा है। इसका मतलब है ये एक अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन बनने लगा है इस बिहेवियर से कि जिसमें हमने न्यूट्रॉन को हिट करवाया एक एटम के ऊपर, एक न्यूक्लियस के ऊपर, वहां से हमें मल्टीपल्स न्यूट्रॉन्स नजर आ रहे हैं जो कि हमें ना रुकते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात मजीद करते हैं स्टूडेंट्स। यहां देखिएगा इस एनिमेशन में एक न्यूट्रॉन यूरेनियम के एटम को, जिसमें यूरेनियम 235 है, याद रहे ये यूरेनियम का एलिमेंट जो आइसोटोप है 235 ही हमारे लिए फेवरेबल होता है फिजन रिएक्शन के लिए। हम यूरेनियम 238 को यूज करके फिजन रिएक्शन को नहीं स्टार्ट करवा सकते, ये बात याद रखिएगा। सो स्टूडेंट्स, हम न्यूट्रॉन को हिट करवाते हैं बेटा यूरेनियम 235 92 के ऊपर, जिसके अंदर 92 प्रोटॉन्स हैं और जिसका एटॉमिक मास 235 है। अब जैसे ही ये न्यूट्रॉन हिट करता है स्टूडेंट्स एक एलिमेंट को जिसका नाम यूरेनियम 235 है, तो वहां से स्टूडेंट्स 2 न्यू डॉटर न्यूक्लियाई सामने आते हैं, जिनमें एक का नाम होता है स्टूडेंट्स बेरियम और एक को हम कहते हैं क्रिप्टॉन कहते हैं, और ये स्टेबल होते हैं। ऑलराइट, लेकिन इसके साथ स्टूडेंट्स हमें 3 और न्यूट्रॉन मिलते हुए नजर आते हैं और इसके साथ साथ एनर्जी भी निकलती है। ये जो चेन रिएक्शन है या जो फिलहाल ये फिजन रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये एज इट इज याद कीजिएगा। न्यूट्रॉन बम्बार्ड कर रहा है यूरेनियम के ऊपर, आपको मिल क्या रहा है? बेरियम मिल रहा है जस्ट बिकॉज के प्रोटॉन नंबर चेंज हो चुका है। आपको क्रिप्टॉन मिल रहा है जस्ट बिकॉज के प्रोटॉन नंबर चेंज हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ आपको 3 और न्यूट्रॉन मिल रहे हैं जो ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे एज कंपेयर टू द इंसिडेंट न्यूट्रॉन। ऑलराइट स्टूडेंट, आई होप कुछ ना कुछ आपको समझ आ गया होगा। शायद यहाँ पे जो वीडियो है वो लैग करना शुरू कर दे, लेकिन चेन रिएक्शन बेसिकली एक सीरीज ऑफ न्यूक्लियर फिजन को कहते हैं जिसमें आप एक न्यूट्रॉन से सीरीज ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस कर देते हैं। ऑलराइट, सो द न्यूट्रॉन प्रोड्यूस बाय ईच फिजन रिएक्शन एडिशनल फिजन। सो ये एक चेन रिएक्शन है जो 1 से 3 बनाएगा, 3 से 9, 9 से 27 बनाएगा और 27 से मामला आगे चलता रहेगा। स्टूडेंट्स एक दफ़ा दोबारा देख लें इन सारी एनिमेशंस को, किस तरह से न्यूक्लियर फिजन हो रहा है। हर न्यूट्रॉन मजीद एटम से जाके स्ट्राइक करता है, वहाँ से 3 और न्यूट्रॉन निकलता है और ये सिलसिला हमारी रेंज से फिर बाहर निकल जाता है। इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं स्टूडेंट्स चेन रिएक्शन कहते हैं। ओके जी, so students, when one neutron combines with uranium 235, the fission reaction starts. Now more neutrons are emitted which combines with the 235. तो जाहिर सी बात है अगर यूरेनियम हम छोटा सा पीस लेंगे स्टूडेंट्स तो उसमें कोई एक एटम तो होगा नहीं, उसमें ट्रिलियंस मिलियंस के हिसाब से एटम्स होंगे। तो जब एक न्यूट्रॉन को आप हिट करवा दोगे यूरेनियम के एक एटम के साथ तो फिर वो रुकने वाला नहीं है जब तक यूरेनियम सब का सब खत्म नहीं हो जाता। Alright, so very large amount of energy is released during the chain reaction. Chain reaction I hope so समझ आ गई होगी। ये chain reaction है जो कि लगातार एक रिएक्शन के बाद दूसरा रिएक्शन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, ऐसे रिएक्शन को हम chain reaction कहते हैं। Uncontrolled chain reaction occurs in the atomic bomb, while the controlled chain reaction occurs in the nuclear power plant to produce the electricity. Okay students, मैं यहाँ पे छोटी सी एक एनिमेशन दिखाता हूँ और फिर हम इस लाइन को समझते हैं जो कि मैंने अभी अंडरलाइन कर दी है। ओके, आई होप सो कि आपको नज़र आ रही होगी सिमुलेशन जो आज अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, ये देखिएगा मैंने हिट किया, यूरेनियम ने एब्जॉर्ब किया और अपने आप को सेपरेट कर लिया
बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 मोर न्यूट्रॉन्स में। ठीक हो गया, 3 मोर न्यूट्रॉन्स आपके पास प्रोड्यूस हो जाते हैं स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ यूरेनियम की अमाउंट स्टूडेंट्स, और अगर मैं यहाँ पे बम्बार्ड कर दूं सिर्फ एक न्यूट्रॉन, तो आप देख रहे हैं कि पूरी स्क्रीन के ऊपर 1-2-3 सेकंड के अंदर ये सारी की सारी स्क्रीन के ऊपर जितने भी यूरेनियम थे स्टूडेंट्स ये गायब हो चुके हैं। ऑलराइट, तो अगर इसको कंट्रोल वेसल्स में कर दें, हम परफॉर्म इसको करवा दें, तो तब भी बात सेम रहेगी स्टूडेंट्स कि अगर एक को मैं हिट करवाता हूं तो आप देखेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये एक दफ़ा स्टार्ट होता है और फिर ये एनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी बाहर निकलती है, और जब एनर्जी बाहर निकलती है स्टूडेंट्स, तो अगर हम उसको कंट्रोल कर सकें तो ये एक कंट्रोलेबल रिएक्शन हो जाता है। अगर हम कंट्रोल ना कर सकें, जिस तरह के एटॉमिक बॉम्ब में होता है, तो इसको हम अनकंट्रोलेबल रिएक्शन कहते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ी सी मजीद इसके मतलब बात करते हैं, फिर इस एनिमेशन में हम वापस आते हैं। अभी मैंने आपको ये चीज़ ज़रूर समझानी है कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होता है, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किस तरह से फिजन रिएक्शन काम आता है हमारे, हम इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल इसको हम पोस्टपोन करते हैं और आगे चलते हैं एक और इसके फैक्टर के ऊपर, कि पहले एनर्जी को समझ लें कि ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इसका क्या लेना देना है फिजन रिएक्शन के ऊपर। सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, फिजन रिएक्शन आपके सामने लिखा है, यूरेनियम 235 92 प्लस न्यूट्रॉन हिट किया, क्रिप्टॉन, बेरियम एंड 3 मोर न्यूट्रॉन विद एनर्जी एज वेल। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूं। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, ये फुलफिल होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिस तरह आपने सबने पढ़ा है। अगर हम जरा प्लीज ध्यान से देखिएगा, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने लगा हूं। मेरे पास एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है स्टूडेंट्स, और एक सर्कल मैंने बना लिया और एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और इन सब का मास स्टूडेंट्स कितना है, 1 kg मास है इन तीनों ऑब्जेक्ट का। तो अगर मैं इन तीनों के मास को स्टूडेंट्स ऐड करूं तो सिंपल सी बात है, आप कहेंगे सर ये भी कोई बताने वाली बात है, लेकिन ये मास बेटा कितना बन जाएगा, 3 kg मास बन जाएगा। ठीक हो गया, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं हुई। लेकिन अगर स्टूडेंट्स मैं इनको कंबाइन करके, ध्यान से प्लीज देखिएगा, कंबाइन करके जब मैं इनका वेट कैलकुलेट करता हूं, तो अगर इनका मास 3 kg ना आए, 2.99 आ जाए स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि मास में डिफेक्ट क्रिएट हो गया है, कुछ मास गायब हो गया है, जैसे ही आप अनबाउंड स्टेट से इन रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल को बाउंड स्टेट में लाए हो। ऑलराइट स्टूडेंट, ठीक है, तो इसका मास में क्या आ गया, इसका मास 3 kg से अब क्या हो गया है, 2.9 kg। ऑब्वियसली रियलिटी में तो मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। इसका मतलब है कि अगर मैसेस के अंदर चेंज आ जाए, तो फिजन रिएक्शन के अंदर अगर मैसेस में चेंज आ जाए, तो इस मैस के चेंज को या इस मैस के डिफेक्ट को हम कहते हैं स्टूडेंट्स मैस डिफेक्ट कहते हैं। क्या मतलब निकला, हम आसान करते हैं प्लीज स्टूडेंट्स। यहां देखिएगा, ये जो बात सामने लिखी है आपके, इसमें लिखा है कि अगर मास ऑफ रिएक्टेंट्स को ऐड किया जाए, दैट्स मीन यूरेनियम के मास और न्यूट्रॉन का मास हम ऐड करें, तो हम देखते हैं कि मास ऑफ जो रिएक्टेंट्स हैं वो ज्यादा आते हैं एज कंपेयर अगर हम इन सब के मास को ऐड करें। क्या मतलब निकला, मतलब ये निकला कि आगे तो एनर्जी भी है, एनर्जी यहां पे नहीं लिखी, तो सारा लेना देना, सारा किया धरा स्टूडेंट्स किसका है, एनर्जी का है। मैं आपको और आसान एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स। क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं स्टूडेंट्स कि अगर मुझे इस चीज को ओपन करना पड़े, बॉन्ड को ब्रेक करना पड़े, तो मुझे क्या लगेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी इसको खोलने के लिए। सेम एवेपोरेशन और बॉइलिंग, मेल्टिंग में यही तो हो रहा होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन। इसका मतलब होता है कि जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करना हो तो एनर्जी सप्लाई की जाती है, और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए भी मुझे स्टूडेंट्स क्या लगेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्या करने के लिए, बॉन्ड को जोड़ने के लिए, एटम्स की बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ठीक हो गया, इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि जब भी आप बाउंड से अनबाउंड स्टेट की तरफ जाते हो, अनबाउंड स्टेट की तरफ चलते हो, या एटम्स अनबाउंड से बाउंड स्टेट की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, ध्यान से जरा स्टूडेंट्स सुनिए, क्या थोड़ी सी मुश्किल बात है ये।
इस रीजन की वजह से बाउंड स्टेट से अनबाउंड स्टेट पे आते हो या अनबाउंड स्टेट से बाउंड स्टेट की तरफ जाओ, तो आपका फिजन रिएक्शन की सिर्फ बात कर रहा हूं, इस कंडीशन के ऊपर बाउंड स्टेट से अनबाउंड स्टेट की तरफ जाओ तो आपके रिएक्टेंट का कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये बात याद रखिएगा। इसका मतलब है कि जब आपने इन सारे के मैसेज को इकट्ठा किया, इन सब के मैस को इकट्ठा किया, मैस ऑफ रिएक्टेंट को इकट्ठा किया, और फिर जब मैस ऑफ प्रोडक्ट को इकट्ठा किया तो आपने देखा कि मैस ऑफ प्रोडक्ट थोड़ा सा कम हो चुका है। ऑलराइट स्टूडेंट, ये जो मैस का डिफरेंस है, दैट्स मीन इसका मैस फॉर एग्जांपल m1 है, इसका मैस m2 है, सो दिस चेंज इन मैस इज नेम एज मैस डिफेक्ट। ठीक हो गया? सो फिजन रिएक्शन में यही होता है स्टूडेंट्स, मैस ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द मैस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक हो गया? ओके, अब दिस मैस डिफेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। वो जो मैस गायब हुआ है स्टूडेंट्स, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं इस इक्वेशन से, जिसको हम आइंस्टाइन इक्वेशन भी कहते हैं। डेल्टा ई या ई इज इक्वल टू विच इज द रिलीज एनर्जी, which is release energy is equal to delta mc square, where delta m is mass defect, c is students speed of light 3 into 10 raised to power 8 meter per second. I know that students, ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब आप इस पॉइंट पे हुए होगे कि ये क्या माजरा चल रहा है कि आप मैथ्स को ही गायब कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में भी स्टूडेंट्स ऐसा ही है कि फिजन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास है वो हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। इस मास के डिफरेंस को हम मास डिफेक्ट कहते हैं। ये मास जाता कहां है स्टूडेंट? ये मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसा क्यों, कैसे मुमकिन है स्टूडेंट्स? सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अगर आपने लेक्चर नंबर 2 सुना है, जिसमें मैंने न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स के बारे में मैंने जब पढ़ाया है, तो वहां पे मैंने कॉन्सेप्ट दिया था कि स्टेबल न्यूक्लियस वही होता है जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन फोर्स इक्वल हो जाए किसके? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के। अब जब स्टूडेंट्स न्यू न्यूक्लियस बनते हैं, क्रिप्टॉन बनता है, बेरियम बनता है, तो ऑब्वियसली ये स्टेबल हैं। और स्टेबल होने का मतलब ये है कि इनकी स्ट्रॉन्ग फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपस में बराबर होंगी। लेकिन जैसे ये न्यूक्लियस बनते हैं, होता क्या है कि कहीं ना कहीं ये जो स्टेबिलिटी है ये कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं हो रही होती। दैट्स मीन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगी या स्ट्रॉन्ग फोर्स ज्यादा होगी। तो इनको ओवरकम करने के लिए न्यूक्लियस क्या करता है? कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ऑलराइट, सो ये मास एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो वो मास अब मास डिफेक्ट बन जाता है क्योंकि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और उसी मास को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उसी मास में जो डिफरेंस आता है उसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है आप जब भी बाउंड स्टेट से अनबाउंड स्टेट पे हो या अनबाउंड स्टेट से बाउंड स्टेट पे जाओ, एटम्स को जोड़ो या न्यू न्यूक्लियस बनाना शुरू कर दो, आपके मास का कुछ हिस्सा किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाता है। और वो जो मास कन्वर्ट हुआ है ना स्टूडेंट्स, वो किस में कन्वर्ट हुआ है? वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। अब क्या हमने देखा? हमने ये देखा कि न्यूक्लियस को जब हमने ब्रेक किया तो उसका मास कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और वो एनर्जी बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स। वो एनर्जी कितनी है कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रिलेशन से स्टूडेंट, तो आपका आंसर काफी बड़ा आ जाता है। ठीक हो गया? सो इसको एक दफा दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं। एनर्जी बाहर निकली स्टूडेंट्स, आई होप सो ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। सो इस एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं या रिलीज एनर्जी भी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी वो कि इस मास को, बाइंडिंग एनर्जी वो कहते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू होल्ड न्यूक्लियॉन्स इन अ न्यूक्लियस। ऑलराइट, अब ये जो एनर्जी निकली है ये वो एनर्जी है जिसने मास को बाउंड करके रखा हुआ था। किस मास को? जो कि बाहर निकल गया। कहां निकल गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। एनर्जी कहां गई है? आपको मिल गई। आप चाहो तो उससे एटॉमिक बॉम्ब बना लो, या बेटा चाहो तो क्या बना लो? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में उसका काम, उससे काम ले लो। ठीक हो गया? आई होप थोड़ा सा मुश्किल बात है, लेकिन इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस स्टेबल होना है, और न्यूक्लियस स्टेबल तब ही होगा ना जब वो अपने अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रेशो की जो रेशो है उसको मेंटेन करके रखेगा। और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नहीं होते ना, और बहुत से पार्टिकल्स होते हैं, एंटी पार्टिकल्स होते हैं, जिनके नाम मैं अभी नहीं ले सकता, आप बड़ी क्लासेस में समझेंगे। ठीक हो गया? तो जैसे ही ये मास ऑफ रिएक्टेंट क्या बनते हैं? मास ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं,
तो मास ऑफ रिएक्टेंट हमें ज्यादा नजर आता है, मास प्रोडक्ट हमें कम नजर आता है। क्यों? क्योंकि जैसे न्यूट्रॉन हिट करता है, एक्सप्लोजन होता है, क्रिप्टॉन बेरियम बनते हैं, तो ये जो अब न्यू न्यूक्लियस बन रहे हैं ये अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, और स्टेबल करने के लिए इनको कुछ मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ता है। सेम ऐसे स्टूडेंट, जैसे 4 से 5 स्टूडेंट्स को अगर हॉस्टल में रहना पड़े तो हर स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है हॉस्टल की फी, ऐसा है कि नहीं है? सो सेम यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं कि जब भी आपको न्यू न्यूक्लियस बनते हैं तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ मास को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक हो गया? सो ये सारा केस है स्टूडेंट्स आपके पास। सो E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, इसको हम बाद में फाइंड आउट भी कर लेंगे। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास है, अगर हम ये चेन रिएक्शन के अंदर इनिशियल न्यूट्रॉन जो कि आके बम्बार्ड कर रहा है और इसके रिजल्ट में 3 और न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, अगर हम किसी तरह इस न्यूट्रॉन को और इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लें तो इसका मतलब है ये जो न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन है ये किसी ना किसी तरह हमारे कंट्रोल्स में आ जाएगा। ठीक हो गया? अब स्टूडेंट्स रिसर्च की गई और कुछ ऐसे ही रॉड्स निकाली गई जो बोरॉन और कैडमियम की रॉड्स होती हैं। इन बोरॉन की एबिलिटी ये है कि ये न्यूट्रॉन लवर है, सिंपल सी बात है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती है, यही नाम इनका लिखा होता है। ठीक हो गया? सो दैट्स मीन कि ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेंगी, तो जिस डायरेक्शन में रखेंगे वहां पे न्यूट्रॉन्स अगर आएंगे तो उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये रिएक्शन अनकंट्रोल से कंट्रोलेबल हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस कर लेते हैं।